हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कविताओं का अध्ययन अच्छे से कर लिया है, जैसे राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, घनानंद जी की दोनों रचनाएं और स्वदेशी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की भारत माता अर्थात भारत माता ग्रामवासिनी। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी भी आप लोग को अभी तक पढ़ाया है वो आप लोग को अच्छे से दिमाग में सेट हो रहा होगा और उसे आप लिखने की कोशिश कर रहे होंगे और अध्याय का क्वेश्चन आंसर बनाने का तकलीफ़ उठा रहे होंगे। अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और रोज़ आपके लिए वीडियो ला पाऊँ बना पाऊँ। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। भारत माता जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो भारत माता ये उस वक्त की कविता है जिस वक्त हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ शोषण, अत्याचार, अज्ञानता, अशिक्षा का दौर था। ठीक है, तो उसी वक्त सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कविताएं लिखी थी। और इस कविता का अर्थ समझने से पहले हम लोग इनके कवि परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता माता, शिक्षा दीक्षा और इनकी काव्य रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म होने के ठीक 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी जी का देहांत हो गया था। इनका जो पालन पोषण हुआ था, इनकी पालन पोषण दादी जी ने किया था। और फिर इनकी शिक्षा दीक्षा वही स्थानीय उत्तरांचल से शुरू हुई थी। बाद में फिर ये इलाहाबाद चले गए थे। फिर विदेशी कॉलेजों का जब गांधी जी के निर्देशों पर बहिष्कार किया जा रहा था तो उन कॉलेजों को त्याग कर ये खुद सेल्फ स्टडी में लग गए थे। अंग्रेजी, साहित्य और बहुत सारी विषयों का ये खुद अध्ययन करने लगे थे। फिर बाद में ये गांधी जी के सानिध्य में रहने लगे। गांधी जी को ये एक तरह से बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, गुरु मानते थे, उनमें इन्हें भगवान दिखता था। तो उन्हीं के सानिध्य में रहकर उन्हीं ये कविता की रचना हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम इनके जन्म के बारे में। तो जन्म की बात की जाए दोस्तों तो जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो हमारा हुआ था, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, जन्म 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला था। अल्मोड़ा जिले के कहाँ? कौसानी। ठीक है, कौसानी जो उत्तरांचल में पड़ता है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी की बात की जाए, पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी माता जो सरस्वती देवी थी, जो जन्म के 6 घंटे बाद, किनके जन्म के बाद? सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म के बाद ही इनका देहांत हो गया था। और सुमित्रा नंदन पंत जो थे गंगादत्त के शायद 8वें पुत्र थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। निधन की बात की जाए तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप याद कर लीजिएगा। प्रमुख रचना जो है कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम लोकायन है, उच्छ्वास है, युगांत है, कला और बूढ़ा चांद है, फिर चितंबरा है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, ग्राम्या है। तो इन सब में से आपको ग्राम्या याद रख लीजिएगा, चितंबरा याद रखिएगा और कला और बूढ़ा चांद याद रखिएगा। ऐसे तो आपको सारे याद रखने हैं पर आपको पहले इनको याद रखना है, इन्हें भूलना नहीं है क्योंकि एग्जाम में आप लोग को पूछ देगा। इनकी 3 रचना दे देगा ऑब्जेक्टिव में, एक किसी और की, पूछेगा सुमित्रा नंदन पंत जी की इनमें से कौन सी रचना है या कौन सी नहीं है, या एक रचना इनकी दे देगा, 3 किसी और की दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे छांट लेंगे। तो मैंने क्यों बोला कि इन जो मैंने डबल टिक लगाया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ग्राम्या जो है दोस्तों, जो भारत माता ग्रामवासिनी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्राम्या से ही ली गई है। ग्राम्या से इनकी एक रचना को उठाया गया है जो भारत माता ग्रामवासिनी है। चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायन क्या है भाई? तो आइए इनके बारे में देखिए, मैंने इधर लिख रखा है। इनकी रचना किसके लिए? चितंबरा। इनकी रचना चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित चितंबरा को लिखने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया था? तो वो सुमित्रा नंदन पंत थे, याद रखिएगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ये मैंने बता रखा आप लोग को कि भारत माता ग्रामवासिनी ग्राम्या से ली गई है। एक अवार्ड और है इनका दोस्तों, इन्हें लोकायतन के लिए लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। और आते हैं हम लोग आज की रचना जिसका नाम है भारत माता। हेलो दोस्तों, मैंने अपनी सुविधा के लिए
इस पोएम को लिख लिया है। आप लोग को वैसे PDF में ये शो करेगी, आप इसे देखने की कोशिश ना कीजिए तो बेहतर है। ये सिर्फ मुझे समझने के लिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। हम लोगों ने इनका कवि परिचय के बारे में अच्छे से जान लिया। अब हम लोग इस पोएम की लाइनों पर चलेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। और इसे समझाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, बुक निकालिएगा। बुक के इस पोएम के जस्ट एक पेज के बाद इनमें जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ होगा। एक दो बार उसे पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये समझने में और आसानी होगी। हालांकि मैं बीच बीच में उसका अर्थ बता दिया करूँगा। तो आप लोग को PDF तो दिख ही रही होगी, ठीक है। क्या है पोएम की लाइन, मैं पढ़ता हूँ। भारत माता ग्राम में बासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। यहाँ पे पंत जी इस लाइनों के माध्यम से कह रहे हैं दोस्तों, जो हमारी भारत माता है वह गांव में निवास करती है। वैसे भी आप लोग ये जानते होंगे कि जो भारत का हृदय होता है गांव को कहा जाता है। तो भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। फिर ये बोल रहे हैं खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता के खेतों पे धूल भरा हुआ है, इनका जो आंचल है गंदा है, मैला है, और इनके जो आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं वही हमारे क्या हैं, गंगा यमुना। इनके जो आँखों से आंसू बह रहे हैं वो गंगा यमुना है, गंगा यमुना के आंसू जल है। और इनकी जो मिट्टी की प्रतिमा है वह उदासीन है। उदासीन क्यों है दोस्तों, ये अंग्रेज़ों के टाइम के वक्त है जब हमारा देश गुलाम था, बहुत तरह के शोषणों अत्याचारों से त्रस्त था। उस टाइम की ये कविता है दोस्तों, उसी में दिखा रहा है कि भारत माता की जो प्रतिमा है वह उदास है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। इसमें क्या लिखा हुआ है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिरनीरब रोदन, युग युग के तम से बिसनन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। यहाँ पे आप लोग दैन बोलते हैं गरीब को, जड़ित मतलब स्थिर, ठीक है। अधरो मतलब हो, चीर मतलब पुराना, रोदन मतलब रोना होता है। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि इन लाइन से पता चला भारत माता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। भारत माता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। भारत माता के चेहरे पर गरीबी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनकी नींदें उड़ चुकी है, उनका चेहरा झुका हुआ है। अधरों पे जैसे लग रहा है कि अब वो रो देगी, जैसे अधरों में चिर नीरब रोदन, और जैसे होठों से देखने से लग रहा है ना कि जैसे अब वो रोने वाली है। तो ये अभी से नहीं है, युग युग से ये युग युग का जो शोषण हो रहा है, युग युग से ऐसे ही भारत माता सह रही है, देख रही है। और वह अपने घर में प्रवासिनी की तरह, दूसरों की तरह, पराये की तरह, विदेशी की तरह लग रही है। वह अपने ही घर में प्रवासिनी बन चुकी है। इन लाइनों का मतलब यही है। फिर नेक्स्ट लाइन की ओर आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असब अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासनी। यहाँ पे जो भारत माता की जो संतानें हैं ये उन पे ये बोल रही हैं कि जो हमारी जो 30 करोड़ संतान हैं ना, उनके तन पे वस्त्र नहीं है, वो भूखे हैं, आधे पेट खाते हैं, वे शोषित हैं, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है। ये मूढ़ है, मूढ़ बोलते हैं मूढ़ को, ये मूढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है और ये निर्धन है, गरीब है। जो भारत माता हमारे पेड़ों के नीचे निवास करती थी, आज इनका मस्तक इन्हीं कारणों की वजह से झुका हुआ है। फिर आप लोग नेक्स्ट लाइनों को देख रहे होंगे, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी। इस लाइनों से पता चल रहा है दोस्तों कि जो कभी सोने की फसल उगाती थी, आज वह पैरों के तले रौंदा जा रहा है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, पैरों के तले रौंदा जा रहा है। जो धरती की तरह सहिष्णु थी, सहनशील थी, सब कुछ स्वीकार करने वाली थी, आज उसका मन कुंठित हो चुका है। क्रंदन कपित, रोने के बाद अब इनके चेहरे पर मौन बिगड़ा है। जो यह शरद की चंद्रमा की तरह हंसने वाली थी, इसे राहु ने ग्रसित कर लिया है। क्रंदन कपित मतलब दोस्तों वो बात होती है ना, जो बोलते हैं नहीं
कि किसी बच्चे को पीट देते हैं, या फिर हम लोगों ने खुद अनुभव किया होगा अपने बचपन में कि मार पड़ती है, ऊपर से बोलता है चुप चुप, तो अपनी आदमी कपकपा के रह जाता है, रो भी नहीं पाता। तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, कि जो कभी सोने की फसल उगाती थी आज उनसे फसलों को पैरों के तले रौंदा जा रहा है। इनका धरती की तरह सब कुछ स्वीकार करने लेने वाला, हम लोग धरती पे कुछ भी करते हैं वो स्वीकार करती है ना, उसी तरह से हमारी भारत माता भी स्वीकार करती थी, पर अब वह कुंठित हो चुकी है, रुक गई है, स्थिर हो गई है। उनका रोने के बाद अब मौन बिखर चुका है। ये शरद की चंद्रमा की तरह हंसने वाली थी, पर इसे राहु ने ग्रसित कर लिया। जब राहु ग्रह आता है दोस्तों तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन की ओर आते हैं। चिंतित भृकुटि क्षितिम्रांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। भात माता के चेहरे की जो भौएँ हैं, इसे बोलते हैं भृकुटि, ठीक है। भात माता की जो भौएँ हैं उन पे चिंता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जो हमारा क्षितिज है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त दिख रहा है। इनकी आँखें हैं जो नम युक्त है, और जो आकाश है वह हमारा किससे, बाष्पों से, बादलों से घिरा हुआ है। इनके चेहरे की उपमा चंद्रमा से की जाती थी। आज जो यह गीता की तरफ प्रकाश देने वाली थी, आज वो मूर्खता के बस में है, मूर्खता के रूप में है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यही बात बोली जा रही है दोस्तों। फिर हम लोग लास्ट लाइन की ओर चलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोग की शक्ति पता चलता है, हम लोग का जो फल मिला इतना शोषण के बाद। अंग्रेज हम पर तरह तरह के अत्याचार शोषित किया करते थे, जिससे भारत माता हम लोग के जरिए भारत माता की बात बोली जा रही है दोस्तों। इतना अत्याचार होता था ना कि कह नहीं सकते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन की आते हैं। सफल आजुष का तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरति जन मन मय भवतम भ्रम जग जननी गीता प्रकाशनी। बोल रही हैं यहाँ पे कि आज भारत माता के लोगों को भारत माता का जो सब्र था, जो तप था, जो संयम था, आज सफल होता दिखाई जा रहा है। अपना अहिंसा रूपी दूध पिलाकर लोगों में जीने की कला उत्पन्न कर रही है, जीने की ललक उत्पन्न कर रही है। ये हर लोगों के हरती जन मन भय, हर लोगों के, जनता लोगों के मन का भय को हरने वाली है। जो जितने भी अंधकार और भ्रम व्याप्त है उसे मिटाने पे लगी हुई है। आज गीता प्रकाशनी, जग जननी गीता प्रकाशनी, जो हमारी जग जननी है, गीता की तरफ प्रकाश दे रही है। और इन लाइनों से आप एक चीज़ रिलेट कीजिएगा। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरति जन मन मय भवतम भ्रम जग जननी गीता प्रकाशनी। इस लाइन को हम गांधी जी से रिलेट कर रहे हैं। अहिंसा, यह हिंसा मतलब गांधी जी जैसे भारत माता के स्तन्य से अहिंसा रूपी दूध पीकर क्या किए, अंग्रेजों का बहिष्कार किए, अंग्रेजों को बाहर किए, खदेड़े। तो वही बात बोली जा रही है दोस्तों, अहिंसा का दूध पिलाओ, हम अहिंसा से ही अंग्रेजों से जीत लेंगे, अपना देश को आज़ाद कर लेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिए। और बाकी तो आप जानते ही हैं, भाई बहनों दोस्तों को शेयर कीजिए।